सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरफेस देखा था और इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किया था। देखिए, इंटरफेस का एडवांटेज ये होता है कि आप कोड के अगेन डुप्लीकेशन को रोक सकते हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करने के लिए हमें सेम चीज़ बार बार करनी होती है। इम्प्लीमेंट्स अगर आप कर देते हैं इंटरफेस को, उसका बेनिफिट ये आएगा कि आपको जो सिमिलर टास्क अटैम्प्ट करना है वो काम आप इंटरफेस से करा सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जैसे हम लोगों ने शायद यहाँ पर लास्ट क्लास में कैट का एक एग्जांपल देखा था। सो ज़रा यहाँ आते हैं इंटरफेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक यहाँ पर देखा था, जब हम लोग की क्लास डिफाइन करते हैं तो उसके आगे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इंटरफेस, और जो भी हमारा क्लास का नेम होगा वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, इंटरफेस नेम। इसके अंदर पब्लिक फंक्शन यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जितने भी मेथड बनेंगे वो सारे क्या होंगे, पब्लिक होंगे। हम लोग उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, उसको स्ट्रिंग बेस बना सकते हैं और हम लोग उसको नॉर्मल भी रख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या करा था, एक इंटरफेस डिफाइन किया लाइक एनिमल, और एक मेथड हमने डिफाइन किया मेक साउंड। हमने क्लास क्रिएट किया और उस पर हमने लिखा क्लास कैट, और उसके आगे हमने क्या लिखा, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस इज एनिमल। उसके अंदर हम लोगों ने एक अपना मेथड जो हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर किया था उसको हम लोग यहाँ पे कॉल किया पब्लिक फंक्शन मेक साउंड, और उसमें क्या हम लोग एको करना चाह रहे हैं वो मैसेज हमने पास किया। नीचे जाके हम लोग जैसे क्लास को कॉल करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, सिमिलरली न्यू कैट हमने डिफाइन किया और मेक साउंड को हम लोगों ने यहाँ से चेक किया। तो यहाँ पर हम लोग एको वगैरह इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि एको ऑलरेडी हमारा यहाँ पर हो रखा है और हमें इसका आउटकम यहाँ पर रिसीव हुआ, ठीक है, म्यू। From the example above, let's say that we would like to write software which manage a group of animals. There are actions that all of the animals can do, but each animal does it in its own way. Using interface, we can write some code which can work for all of the animals, even if each animal behave differently. ठीक है, तो हमारा इंटरफेस क्या हो गया, एनिमल हो गया। अब एनिमल चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, उसका हमारा कोई भी डिफरेंट बिहेवियर क्यों ना हो। सो हमने यहाँ पर एक फाइल अपना बनाया interface.php के नाम से, ठीक है, जिसमें हमें तीनों का आउटकम डिफरेंट रिसीव हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर इंटरफेस में आप देखोगे एक कैट है, एक डॉग है और एक माउस। सो इसकी फाइल को अगर आप गो थ्रू करें interface.php को, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक हमारे पास इंटरफेस है एनिमल, फिर हमने क्या करा, 3 डिफरेंट क्लासेस का यूज़ किया है, कैट, डॉग एंड माउस। तीनों हमने क्या इम्प्लीमेंट किया है, एनिमल, ठीक है, जो हम लोगों ने इंटरफेस डिफाइन किया उसको हमने यहाँ पे लाके इम्प्लीमेंट किया। आउटपुट में आपने जाके तीनों ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया और एक एरे में रख के तीनों को एक साथ आपने लूप कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप 1 बाय 1 एको करा सकते हो तो भी चलेगा। अब इसमें रखने से फ़ायदा ये हुआ कि भाई मेरे को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे कोड की लेंथ को घटाना है ना कि उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो जहाँ पर मेरी 3 एडिशनल लाइन जाएंगी वहाँ पर मेरा 1 गो में काम हो गया। तो ये हुआ इसका बेनिफिट। अब ज़रा थोड़ा सा आगे देखेंगे और इसमें cat, dog and mouse are all classes that implements the animal interface, which means that all of them are able to make a sound using the make sound method. Because of this, we can loop through all of the animals and tell them to make a sound even if we don't know that type of animal each one is. Since the interface does not tell the class how to implement the method, each animal can make a sound in its own way. तो हमने जस्ट एक मेथड उसको देना, उस मेथड का जो मर्जी आप पास कराते जाइए वो आपका आउटपुट आता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मेरे को 3 चीज़ें कराने के लिए 3 डिफरेंट फंक्शंस यानी कि मेथड्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, एक मेथड से मेरा तीनों का काम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरफेस के बाद ट्रेड्स। अब ट्रेड्स क्या होते हैं, PHP ओनली सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, और चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट ओनली फ्रॉम 1 सिंगल पेरेंट, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रेड्स हम लोग मल्टीपल को पास कर सकते हैं, ठीक है। So what if a class needs to inherit multiple behavior? Oops, traits solve this problem. Traits and are used to declare methods that can be used in multiple class. Traits can have methods and abstract methods that can be used in multiple classes, and the method can have any access modifier like public, private or protected. Traits are declared with trait keyword. तो जब आप कोई डिफाइन करेंगे, जैसे भी हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाला एग्जांपल, तो उसकी वही सेम कीवर्ड आपने क्लास से पहले मेंशन करना है। ट्रेड्स का नेम और जो भी आपने लिखना है यहाँ पर, टू यूज़ ट्रेड्स इन योर क्लास, तो आपने यूज़ कीवर्ड का यूज़ करना है। आप लिखेंगे क्लास माय नेम एंड यूज़ जो भी आपका ट्रेड का नेम है, जैसे हम लोग वहाँ लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स एनिमल। सो अभी एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, दिस इज़ मैसेज 1 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं।
अब इसको हमने कैसे डिफाइन किया, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा VS कोड के अंदर और थ्रेड्स वाली फाइल को हम लोग यहाँ से करेंगे ओपन, और यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक थ्रेड लिखा message1 पब्लिक फंक्शन मैसेज, ठीक है, और एको किया हमने इस मैसेज को। हमने यहाँ पर बनाया क्लास वेलकम एंड हमने उसको बोला यूज़ थ्रेड्स message1 और हमारा सीधा आउटपुट आ गया इसके अंदर, ठीक है। जहाँ पर पहले सारा काम हम लोग क्लास के अंदर करते हैं, अब सारा काम कहाँ हो गया, बाहर। अब इसका फ़ायदा यहाँ पर जरा इसको समझेंगे। Here we declare one thread message1 that we create a class welcome. The class uses the threads, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ ये ठीक है, will be available in the class. If other class need to use the message1 function, simply use the message1 threads in those classes. This reduce code duplication because there is no need to redeclare the same method over and over again. So एक multiple threads का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, PHP using multiple threads. तो जैसे this is message1, this is message1, this is another message. तो ये कैसे काम करता है, इसके लिए आप यहाँ से अपना multiple threads की फाइल को ओपन करेंगे। सो हमने यहाँ पर थ्रेड्स डिफाइन किया, message1 पब्लिक फंक्शन हम लोगों ने जिसको बोलते हैं मेथड, हमने यहाँ पर एक अपना मेथड डिक्लेयर किया। हमने एक और थ्रेड बनाया और उसके अंदर हम लोगों ने एक और मेथड अपना डिक्लेयर किया। अब हमारे पास दो क्लासेस हैं, वन इज़ वेलकम1 एंड अदर इज़ वेलकम2। हमने वेलकम1 के अंदर message1 को कॉल किया, लेकिन मुझे लगा आगे चल के कि 2 वाले के अंदर मुझे 1 की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो message1 जो आपने थ्रेड में सेट किया होगा, वो message1 आपका वेलकम2 में भी काम कर जाएगा। तो इससे क्या हो, मुझे इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो क्या होता, मुझे वेलकम2 क्लास के अंदर मुझे अगेन सेट करना पड़ता है इस चीज़ को, ठीक है। तो इससे आपका काम हो गया आसान। तो हमने यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट1 के अगेंस्ट वेलकम1 को फैच करा है, फिर ऑब्जेक्ट2 के अगेंस्ट हमने न्यू वेलकम2 को फैच किया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा वेलकम2 से भी message1 message2 वर्क कर रहा है और वेलकम1 के अंदर भी हमारा message1 वर्क कर रहा है। ये वाइस वर्सा, आप यहाँ से इसको ऊपर कॉल करा लो या ऊपर वाले को नीचे कॉल करा लो, दोनों में काम करती हैं चीज़ें। बैक करेंगे यहाँ से। Here we declare two threads, message1 and message2. Then we create two classes, welcome1 and welcome2. The message, so the first class welcome1 use the message1 thread, and the second class used welcome2 use both message1 and message2 threads. Multiple threads are separated by commas. तो जितने भी आप थ्रेड्स यहाँ पर कॉल कराते जाएंगे, बस आपने क्या करना, कॉमा लगा लगा के उसको कॉल कराते जाना है। तो कई बार प्रोग्राम के अंदर ऐसा होता है, जैसे मान लो आपको एरर के लिए डिफाइन कर रहे हैं थ्रेड्स, तो आपको लगता है वो एरर, जहाँ भी एरर आए मुझे वो उस जगह पर इसको यूज़ करना है, तो बार बार एरर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, एक बार लिख के कहीं भी फैच करा लो, काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड्स कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास फर्स्ट। स्टैटिक मेथड्स आर डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं, क्लास नेम पब्लिक स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक मेथड एंड एको किया हमने हेलो वर्ड को यहाँ पर। तो आपने देखा पर जनरली हम लिखते हैं पब्लिक मेथड, ये हमारा जो होता है, अब पब्लिक के बीच में क्या गया, स्टैटिक। टू एक्सेस अ स्टैटिक मेथड यूज द क्लास नेम डबल कॉलन एंड द मेथड नेम, लाइक क्लास का जो भी आपका नेम है डबल कॉलन स्टैटिक मेथड का नेम, ठीक है। सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल हमारा है यहाँ पर वेलकम टू PHP। अब ये कैसे काम कर रहा है, इसको ज़रा आप यहाँ देखें। हमने क्लास यहाँ पर डिफाइन किया, क्लास का नेम है ग्रीटिंग। पब्लिक स्टैटिक मेथड हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया वेलकम, एको कराया हमने अपना मैसेज के अंदर। जब हमने इस क्लास को कॉल किया तो मैंने कोई यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना के देन उसके अंदर न्यू ग्रीटिंग वगैरह नहीं डिफाइन किया, हमने सीधे लिखा ग्रीटिंग वेलकम। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल पहले डिफाइन करते हैं, उसके आगे न्यू ऑब्जेक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं जो कि हमारा रहता है। लेकिन इस केस पे आपने देखा डिफरेंस क्या हो गया, ना तो मैंने इसको अपर केस में डिक्लेयर किया ना कुछ किया, और डायरेक्टली हमने उसको फैच करा लिया। तो स्टैटिक वैल्यू वो होती है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जो कोड में फिक्स देंगे यही ही आउटपुट रहने वाला है उसका। जैसे होता है ना कॉन्स्टेंट होता है आपका, लेट होता है, वेर होता है, तो तीनों का आउटपुट तो हमारा ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है। लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल को आप अपडेट नहीं कर सकते, वैसे ही स्टैटिक को भी हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। स्टैटिक मतलब जो फिक्स्ड है, आपने जो इसमें डाल दिया वो वही रहने वाला है उसके अंदर। अब जैसे इसको अगर हम लोग यहाँ देखें, हेयर वी डिक्लेयर अ स्टैटिक मेथड वेलकम, ठीक है, मेथड वेलकम जो हमने अपना मेथड का नेम डिफाइन किया। देन वी कॉल द स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग द क्लास नेम डबल कॉलन एंड द मेथड नेम विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास फर्स्ट।
More static methods. A class can have both static and non-static methods. A static method can be accessed from a method in a same class using the self keyword and double column. जैसे हम लोग ये दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, स्टैटिक मेथड्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फ्रॉम मेथड्स इन अदर क्लासेस टू डू दिस द स्टैटिक मेथड्स शुड बी पब्लिक. तो पहले वाला जरा एग्जांपल देखो, हम लोग यहाँ पर क्या करें, ग्रीटिंग टू हम लोगों ने डिफाइन किया, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन वेलकम वन एको किया हमने इसको, हमने एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया और हमने उसके अंदर उसको सेल्फ लगा के कॉल कर दिया. बाहर जाके अब हमने क्या लिखा, न्यू ग्रीटिंग टू. अब मैंने वैसा वाला नहीं किया जैसे हमने लिखा था पहले, ग्रीटिंग टू अगर हम लोग लिखते थे इस तरह से आता वेलकम टू, बट हमने क्या करा, उसके अंदर ही कंस्ट्रक्टर में उसको पास कर दिया. तो क्या हुआ, आपका आउटपुट उसी क्लास के अंदर से ही फैच हो गया. बस बाहर लाके हमने क्लास का नेम बताना है कि हमारे क्लास का नेम है क्या. अब जैसे मल्टीपल की बात करोगे तो क्लास ए एंड क्लास बी हमारे पास दो हैं, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन वेलकम एंड पब्लिक स्टैटिक फंक्शन. यहाँ पर हमने ए को यहाँ पर कॉल करा दिया बी के अंदर. इस बार हम लोग एक्सटेंड वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जब आप इसका आउटकम देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, arenaanimationindia.com. ठीक है, अब ये जो हमने रिटर्न किया था, नहीं एक मिनट को, यहाँ पर हमने इससे पहले हमारा एक और होगा, क्या लिखा रहा है हमारे यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड. तो हेलो वर्ल्ड हमने कहाँ डिफाइन किया था, ए के अंदर, लेकिन हमने फैच कहाँ पर कराया इसको, वी के अंदर. ये बी क्लास है, पब्लिक फंक्शन मैसेज, और उसके अंदर मैंने क्या किया, ए डबल कॉलन वेलकम. तो आपका बी के अंदर ए वाला डेटा कॉल हो गया. तो इस मेथड से आपको एक्सटेंड वाले कॉन्सेप्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप जाके बी को डिफाइन करेंगे और बी के अंदर ए वाला मैटर ऑटोमेटिकली आपका वर्क करेगा. यही सेम मेथड जब आप रिएक्ट कर रहे होगे ना, वहाँ भी सेम ही चलेंगे, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा. तो वहाँ भी टोटल उप्स बेस ही काम होता है. टू कॉल अ स्टैटिक मेथड फ्रॉम अ चाइल्ड क्लास यूज द पेरेंट कीवर्ड इनसाइड द चाइल्ड क्लास. हियर इज अ स्टैटिक मेथड कैन बी पब्लिक और प्रोटेक्टेड, प्राइवेट नहीं होना चाहिए इस केस में. तो जैसे कि हमारे पास एक क्लास डोमेन, प्रोटेक्टेड स्टैटिक फंक्शन गेट वेबसाइट नेम, और हम लोग यहाँ से भी मैसेज रिटर्न कर रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, दूसरा हमने बनाया क्लास डोमेन अरीना एक्सटेंड्स डोमेन, पब्लिक वेबसाइट नेम, पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर हम लोगों ने लिखा दिस वेबसाइट नेम इक्वल टू पेरेंट और गेट वेबसाइट नेम. तो यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट जो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वो यहाँ पर आके आपको फैच हो जाएगा. देखिए इस तरह से. तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं इसके अंदर जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो ओप्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं कोड के अंदर, तो देखा जाए डे 1 से लेकर टिल डेट तक लिटिल बिट चेंजेस ही आ रहे हैं. ठीक है, हमने पहले सबसे उसका ब्रॉड भी देखा, फिर वो धीरे धीरे कोड कैसे छोटा होता जा रहा है, हम लोग वो चीज़ें देखते जा रहे हैं. ओप्स का पार्ट अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो PHP का कोड जो जनरली लोग लिख देते हैं ना कि PHP की साइट्स हैवी होती हैं, उसको लाइट वेट बनाया जा सकता है. और ऑब्जेक्ट बेस्ड जो कोडिंग है ना, वो हर एक लैंग्वेज में आपकी काम करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर काम करती है आपकी. नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैटिक के अंदर प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या हो सकती हैं. तो इस फाइल को हम लोग करेंगे सेव एज, और यहाँ पर जाकर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे PHP स्टैटिक मेथड्स के बाद में प्रॉपर्टीज़, और इसको सेव कर लो. नंबर 12 स्टैटिक प्रॉपर्टीज़, और स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ static properties can be called directly. जब मेथड डायरेक्टली कॉल हो सकता है तो सीधी सी बात है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी वो भी डायरेक्टली कॉल हो सकती है विदाउट creating an instance of a class. Static properties are declared with the static keyword. तो इसका जो सिंटैक्स रहता है वो कुछ इस तरह से रहेगा. क्लास का नेम, पब्लिक स्टैटिक हम लोग यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे लाइक डॉलर स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ इक्वल टू जो भी आप यहाँ रखना चाहें, नेम लाइक अरीना एनिमेशन.
ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरह से। अब टू एक्सेस अ स्टैटिक प्रॉपर्टी, PROPERTIE, to access the static property use the class name डबल कॉलन एंड दी, मेथड की जगह कर देंगे प्रॉपर्टी नेम। तो इसका जो सिंटैक्स चलेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर क्लास नेम और मेथड की जगह पर क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी का नेम। तो हमने क्या डिफाइन किया ऊपर, स्टैटिक प्रॉप शॉर्ट में डाला है, प्रॉपर्टी है वो। सो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। एक क्लास बना लो लेट्स से पाई, और यहाँ पर हम एक सेट करेंगे पब्लिक, यहाँ लिखेंगे स्टैटिक डॉलर वैल्यू। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159 कंप्लीट। हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे क्लोज। ये पार्ट हम लोग यहाँ से हटा देते हैं इसके अंदर। अब इस वैल्यू को जो है हम लोग फैच करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गेट स्टैटिक प्रॉपर्टी। तो आप एको करेंगे डायरेक्ट पाई क्लास डबल कॉलन, हमारा वेरिएबल का नेम जो हमने प्रॉपर्टी का नेम रखा है वो क्या है, वैल्यू, और नीचे तक का पार्ट जो आपका है वो यहाँ से हटा दो। कंट्रोल S, ब्राउज़र में आइए, बैक करेंगे यहाँ से, और ये है आपका स्टैटिक प्रॉपर्टी। तो हमारा वैल्यू हमें फैच हो गया इसके अंदर। तो जहाँ पहले हम लोग मेथड नीचे डिफाइन कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे प्रॉपर्टी को ही बिना कोई इंस्टेंस क्रिएट किए डिफाइन कर पा रहे हैं। नहीं तो इंस्टेंस क्या होता है कि आप लिखेंगे वेरिएबल ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू पाई ऑब्जेक्ट, देन फिर उसके अंदर से आप डेटा निकालोगे। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो इसको डिफाइन करते हैं, वी डिक्लेयर अ स्टैटिक प्रॉपर्टी जिसका नेम हमने रखा है डॉलर वैल्यू, देन वी एको द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक property by using the class name double colon and the property name without creating a class first। नहीं तो हम लोग यहाँ लिखते हैं पहले क्लास को क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद फिर उसका आउटकम हम लोग फैच कराते हैं। अब जैसे मेरे पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज हो तो हम लोग यहाँ तक डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि H2 PHP मोर और मोर ऑन स्टैटिक प्रॉपर्टीज। A class can have both static and non-static properties. A static property can be accessed from a method in the class using the self keyword and double colon। सो इसका एक एग्जांपल बनाइए। और यहाँ जाकर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। सो
इसको हम लोग करेंगे यहाँ से कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, हमने इसका नेम दिया लाइक पाई वैल्यू, ठीक है, कुछ इस तरह से बना लो। तो हमने लिखा पर पब्लिक स्टैटिक प्रॉपर्टी नेम इज़ वैल्यू इक्वल टू, ये हमारी वैल्यू हो गई। फिर हमने यहाँ पर डिफाइन किया पब्लिक फंक्शन, जो हम लोग मेथड यहाँ डिफाइन करें वो क्या है, स्टैटिक वैल्यू, और रिटर्न करेंगे यहाँ से सेल्फ और हमारा प्रॉपर्टी का नेम विच इज़ वैल्यू। और यहाँ पर आप आएंगे नीचे, यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे डॉलर लाइक पाई इक्वल टू, क्या लिखेंगे, न्यू पाई वैल्यू, क्योंकि हमारी क्लास का नेम डिफरेंट हो गया यहाँ पर। और इसमें जाके अब आप इसके अंदर से डेटा निकालेंगे, डॉलर पाई, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, स्टैटिक वैल्यू अपना नेम। और अगर हम लोग इसको चेक करें तो इसका हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए। तो यहाँ जाइए कंट्रोल एस, और जब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, कुछ गड़बड़ है, ज़रा चेक करो, हमने क्या लिखा, पाई इक्वल टू न्यू पाई वैल्यू, बिल्कुल सही है, और स्टैटिक वैल्यू, हाँ हमने एको नहीं कराया, बस एको करा दो, एको दिस, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, हम डायरेक्ट भी उसको यूज़ कर पा रहे हैं और मेथड से भी हम लोग प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाए। तो हमने क्या करा, पहले प्रॉपर्टी डिफाइन किया, प्रॉपर्टी को हमने मेथड के अंदर रिटर्न कराया, और हमने मेथड को जब यहाँ पर कॉल किया तो हमारा प्रॉपर्टी का वैल्यू फैच हो रहा है। सो टू कॉल अ स्टैटिक प्रॉपर्टी फ्रॉम अ चाइल्ड क्लास, use the parent keyword inside the child class। सो इसका भी एक एग्जांपल बनाइए, और यहाँ पर हम लोग अगेन इस कोड को कॉपी कर लेंगे, यहाँ जाइए डिफाइन करिए, इसको हम कर देते हैं पाई वैल्यू 2, इस तरह से हमने डिफाइन किया। तो इस एग्जांपल में हम इस अप्रोच को हटा देंगे। तो हमने एक क्लास के अगेंस्ट क्या रखा, अपना पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। हम लोग एक और बना लेते हैं, लाइक जैसे कि क्लास एक्स, इसके अंदर एक्सटेंड कर देंगे पाई वैल्यू 2 को, एंटर लिखेंगे, यहाँ से पब्लिक फंक्शन यहाँ लिख देते हैं, लाइक जैसे कि एक्स स्टैटिक, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे सेल्फ की जगह पेरेंट, और पेरेंट के अंदर क्या हमारा वैल्यू। नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एको, एको में जाके हम यहाँ डिफाइन कर देंगे एक्स, और यहाँ पर वैल्यू। रन करके देखिए क्या आउटपुट हमें इस तरह से रिसीव हो रहा है या नहीं। और एक काम और करिए, पहले जरा इतना चेक करके देखो क्या लिखा है, सिंटैक्स है अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एस, ये गलत लग गया हमसे, यहाँ से इसको हटाइए, कंट्रोल एस कर तक लग गया हमसे। तो काम कर रहे हैं। अब हम उसको इस तरह से भी चेक कर लेते हैं, जैसे हमने लिखा है डॉलर एक्स इक्वल टू न्यू एक्स, ऐसे हमने डिफाइन किया। अब इसको यहाँ जाके लिखेंगे आप एको डॉलर एक्स, और इसके अंदर में क्या डिफाइन किया था, एक्स स्टैटिक मेथड, ये वाला। इसको भी चला के देखो क्या ये काम करता है कि नहीं। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर गेट वैल्यू ऑफ स्टैटिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली वाया चाइल्ड क्लास, और इसको हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे गेट वैल्यू ऑफ स्टैटिक प्रॉपर्टी वाया एक्स स्टैटिक मेथड।
आउटपुट में दोनों में सेम ही आने वाला है, बट दोनों का तरीका अलग है। एक को हम लोग डायरेक्टली फैच कर रहे हैं, एक को हम लोग मेथड से फैच कर रहे हैं। लिखा था हमने, दोनों का रिजल्ट आ रहा है। मैं बी आर लगा लो तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पर जाकर हम लिख देंगे एको बी आर। यहाँ देखिए, तो इस तरह से बेसिकली ये वाला पार्ट आपका काम करने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीएचपी में नेम स्पेस। नेम स्पेसेस, यहाँ जाइए, आज पे जाकर डिफाइन कर दीजिए नेम स्पेसेस, और यहाँ पर नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस are qualifiers that solve two different problems. They allow for better organization, by grouping classes that work together to perform a task. Second, they allow the same name to be used for more than वन क्लास। तो ये इसका मेजर आ गया डिफरेंस। जनरली क्या तो हम लोग एक बार ही डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ही नेम को यूज़ करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you may have a set of classes which describes an HTML table, such as table, row and cell, while also having another set of classes to describe like furniture, such as table, chair, and bed. Namespaces can be used to organize the classes into two different groups, while also preventing the two classes, table and table, from being mixed up. So अब इसको यूज़ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग H2, डिक्लेयरिंग अ नेम स्पेस। So namespaces are declared at the beginning
of a file using the namespace keyword. तो यहाँ पर आप जाकर डिफाइन करेंगे इसका सिंटैक्स क्या होता है। लाइक हमने लिखा नेम स्पेस इक्वल टू, इस तरह से हमने डिफाइन किया HTML। ठीक है, तो इसी तरह से फिर आपका ये फैच होगा, जैसा लिख दोगे वैसे ही चलाना है हमें। सो अगर हम लोग इसको एको कराएं, नोट our namespace declaration must be the first thing in the PHP file. तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर नेम स्पेस कहीं पर लिख लेते हैं नीचे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इनवैलिड। इसको यहाँ लिखिएगा और नीचे का सारा पार्ट हम लोग यहाँ से हटा देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा आउटपुट चलाएं इसका, नेम स्पेस रिफ्रेश। ठीक है, तो ये काम हमने कहाँ डालना है, बिल्कुल ऊपर यहाँ जाएगा ये। ठीक है, तब जाके आपका ये काम करेगा और फिर नीचे आप इसको कहीं पर फैच करा पाओगे। तो चलो इसी फाइल में हम लोग ट्राई करके देखेंगे इसको। जाइए बिल्कुल टॉप में अपने डॉक्यूमेंट के और यहाँ जाकर आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, लिखेंगे यहाँ पर नेम स्पेस और इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दीजिए, लाइक जैसे कि हमने जो नीचे डिफाइन किया HTML। ठीक है, हमने बिल्कुल टॉप में। अब इसको हमें यूज़ करना है, तो यूज़ जैसे मैं इसको यहाँ करा लेता हूँ, इसके हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे। कॉलिंग का स्टाइल कुछ रहने वाला है इस तरह से, तो आप यहाँ लिखेंगे एको, इसमें डिफाइन किया अरीना एनिमेशन, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे नेम स्पेस HTML, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए ट्राई करके देखेंगे इसमें किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कराने वाले हैं। कांस्टेंट क्लासेस एंड फंक्शंस डिक्लेयर्ड in this file will belong to the HTML namespace. इसमें सर एको पहले करवाना पड़ेगा फिर नेम स्पेस। अभी तो समझाता हूँ, एक मिनट। कोड और इस तरह से लिखो उसको ना, स्ट्रॉन्ग लिखो। सो एक फाइल बना लेंगे हम लोग यहाँ पर H3 एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका पैराग्राफ फाइल नेम, और यहाँ इसको नेम दे दो नेम स्पेस, ये टैग का यूज़ करिए .php। और इस नेम से आप अपनी यहाँ पर एक फाइल बना लो, सेम फोल्डर में होनी चाहिए। अब जाके आप यहाँ पर डिफाइन करके आएंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज। अब ये काम हम लोग चाहें तो पूरा HTML डिफाइन करके उसके अंदर भी करा सकते हैं, या बूटस्ट्रैप डिफाइन कर लो BS फाइल। तो जैसे कि ये तो पार्ट क्लियर है, टॉप में डिफाइन करना है, यहाँ पे लिखेंगे नेम स्पेस,
हमने क्या रखा था, HTML। बंद करिए इसको। यहाँ पर एक क्लास बना लो लाइक टेबल, और टेबल क्लास के अंदर हम लोग एक पब्लिक अपना डिफाइन कर रहे हैं, पब्लिक डॉलर टाइटल इक्वल टू ब्लैंक, पब्लिक यहाँ पर लिखेंगे डॉलर नंबर ऑफ रोज, फिलहाल है हमारे पास नन, एंड पब्लिक फंक्शन UBLIC फंक्शन, ये हम लोग डिफाइन करें मेथड विच इज़ मैसेज, और यहाँ से हम लोग एक मैसेज एको करेंगे, पैराग्राफ क्लोज, और इसके अंदर लोग डिफाइन कर रहे हैं टेबल, और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे इसके अंदर डॉलर दिस टाइटल हैज़ डॉलर दिस नंबर ऑफ रोज, तो टेबल टाइटल हैज़ नंबर ऑफ, जो भी यहाँ पर हमारे होंगे वो रोज़ अपना प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हमारा आउटपुट होगा टेबल टाइटल इस ब्लैंक है अभी, लेकिन अगर हम लोग आगे जाकर डिफाइन कर देंगे तो टेबल का टाइटल नेम यहाँ प्रिंट हो जाएगा, नंबर ऑफ रो अगर हम लोग आगे डिफाइन करेंगे तो नंबर ऑफ रो हमें यहाँ प्रिंट होंगे, और आगे लिखा जाएगा काउंट के बाद में कि कितने नंबर ऑफ रोज हमारे इसके अंदर कंटेन है। सर विच टाइटल दिस अभी हो गया होगा, चलो तो यहाँ तक का पार्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया इसके अंदर। अब आप यहाँ पर लिखेंगे डॉलर टेबल इक्वल टू, हम लोग न्यू टेबल कॉल कर लेंगे, ये होगी हमारी क्लास। देखिए डॉलर टेबल, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइटल को नेम दे दो जैसे कि यूज़र्स या माई टेबल, एंटर करेंगे, फिर लिखेंगे डॉलर टेबल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं, लाइक 5, और ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नीचे आइए यहाँ पर, और इसके अंदर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे मेन टैग पर, यहाँ जाओ क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, और यहाँ जब हम लोग लिखेंगे डॉलर टेबल, क्या मैसेज है इसके अंदर वो आप यहाँ पर फैच कर लोगे। तो यहाँ देखो हमने वैल्यू डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर मैसेज मेथड को कॉल करेंगे तो वो डेटा यहाँ से इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। तो ट्राई करके देखें क्या ये आउटपुट हमें कुछ शो करता है या नहीं। रिफ्रेश करेंगे फाइल, क्लिक करेंगे नेम स्पेस, क्या लिखा रहा है, टेबल माई टेबल हैज़ 5 रोज, इस तरह से। बट इस केस में क्या ध्यान रखना है कि ये सारा जो सिस्टम है आपने बिल्कुल टॉप में डिफाइन करना है। तो नेम स्पेस HTML बेसिकली आपका इस तरीके से इसमें काम करेगा। अब यहाँ पर जाइए अपनी नेम स्पेस वाली फाइल में, और इसके बाद में हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर फर्दर ऑर्गेनाइजेशन it is possible to have nested namespaces। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहने वाला है H3, और हम लोग यहाँ से सिंटैक्स कर लेंगे कॉपी, और इसमें लिखेंगे नेम स्पेस लाइक कोड स्लैश, तो बैक स्लैश का यूज़ करना है, और हमने इसमें डिफाइन कर दिया अपना HTML इस तरह से। बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो इस तरह से अपने यूज़ करना है। ये हमारा नेस्टेड के लिए होता है। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे इसके बारे में डिक्लेयर namespace called HTML inside a namespace called code। ऐसे अब इसको यूज़ कराओ। H3 using namespaces।
any code that follows a namespace declaration is operating inside the namespace. So class that belong to the namespace can be initiated without any qualifiers. To access class from outside a namespace, the class needs to have the namespace attached to it. सो इसका एग्जांपल बनाएंगे h3 और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे एग्जांपल और यहाँ लिखेंगे हम लोग इसका यूज क्लासेस फ्रॉम द HTML namespace. Question mark PHP question mark close. क्या लिखेंगे डॉलर टेबल इक्वल टू न्यू HTML बैकस्लैश टेबल डॉलर रो इक्वल टू न्यू HTML स्लैश रो. इस तरह से हमने इसको डिफाइन करना है. अब ये हमें एक एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि ये चीज़ें जो है ना अनडिफाइंड है यहाँ पर. तो इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन में लिखाना पड़ेगा. तो यहाँ से ये वाला जो फाइल हमने बनाया था नेम स्पेस वाला, इसकी कॉपी बना लेंगे. इसको हम लोग नेम दे देंगे नेम स्पेस 2. इसको क्या करते हैं नेम स्पेस 1. दोनों क्लोज करेंगे और नेम स्पेस वाली फाइल को ओपन करिए. इसको लिखिए नेम स्पेस एग्जाम्पल1 इस तरह से, और ये लाइन हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से. नेम स्पेस एग्जाम्पल2 और ये जो हमने यहाँ से कोड लिखा है इसको हम लोग यहाँ से करेंगे कट और 2 वाली फाइल में जाके हम लोग क्या करेंगे डिफाइन. तो चलिए इसका आउटपुट हमें किस तरह से फैच कराना है. ये हमने यहाँ पर कुछ डिफाइन किया इस तरह से, इसको हम लोग ऊपर अभी कॉल कर लेंगे. तो चलिए हमारे पास है नेम स्पेस, ठीक है, यहाँ पर जैसे HTML. अब आपको मान लो कि इस वाले नेम स्पेस को इस वाली फाइल में कॉल कराना है, ठीक है. तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जाके इंक्लूड सीखा था हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में. उस फाइल को इसमें हम लोग कॉल करें, लिखेंगे इंक्लूड हमारे इसका नेम स्पेस का नाम डाल दो नेम स्पेस 1 आना चाहिए यहाँ पर नेम स्पेस 1.php. तो इसका जो नेम स्पेस है, ठीक है, वो हमारे अब 2 वाले के अंदर कॉल हो गया. तो बस हम जब आगे का फर्दर स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनसे कोट आइए, यहाँ जाके आप डिफाइन करिए डॉलर जो हमने अभी नीचे यहाँ डिफाइन किया इसको यहाँ से करिए कॉपी और यहाँ पर लाके कर लीजिए कॉल. हमने यहाँ पे लिखा डॉलर टेबल इक्वल टू न्यू HTML और यहाँ पर हम लोगों ने टेबल वाले अपने इसको कॉल कर लिया. ये हमारा टेबल जो है वो इसमें डिफाइन है अपना. नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे डॉलर टेबल टाइटल
इक्वल टू हमने जाके लिखा माई टेबल टाइटल और डॉलर टेबल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू लाइक हमने क्या सेट किया 10। इस तरह से इसी तरह से फिर हम लोग रो को यहाँ डिफाइन करेंगे, जैसे डॉलर रो इक्वल टू न्यू लिखेंगे HTML बैकस्लैश रो और न्यू HTML बैकस्लैश रो एंटर करेंगे यहाँ पर और लिखेंगे डॉलर रो नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू लाइक 3। हमने यहाँ डिफाइन किया। अब नीचे जाइए, यहाँ पर देखिए डॉलर टेबल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, इसमें मैसेज लिखिए, यहाँ पर मैसेज और हमने एक बनाया डॉलर रो और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे अगेन मैसेज। रो वाले में हमारा अनडिफाइंड टाइप HTML रो हमें रिटर्न हो रहा है। पहले ज़रा रो वाला पार्ट छोड़ दो, डायरेक्ट देखो क्या डायरेक्ट हमारा काम हो रहा है कि नहीं। इसको भी हम क्या कर देते हैं कमेंट, कमेंट, इसको भी कमेंट कर दो। ये हमारी है नंबर 2 फाइल, ठीक है। कंट्रोल S यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो नेम स्पेस एग्जाम्पल 1 टेबल माई टेबल हैज़ 5 रोज, ठीक है। टेबल माई टेबल हैज़ 5 रोज एंड टेबल माई टेबल टाइटल हैज़ 10 रोज माई टेबल टाइटल। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो नेम स्पेस था वो एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर सक्सेसफुली कॉल हो गया है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है, लेकिन मैं एक नया जब ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। या तो हम लोग एक काम करते हैं, अपनी नेम स्पेस वाली फाइल 1 के अंदर आइए और यहाँ आके आप अपना क्या करोगे, इसमें एक और क्लास डिफाइन कर दो। बट इससे कोई लेना देना नहीं, ये बात भी है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर HTML में टेबल को चला रहे हैं तो रो भी चलना चाहिए हमारा। चलो एक क्लास बनाओ नेम स्पेस 1 के अंदर, इसका हम लोग क्या नेम दे देते हैं, रो, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया और इसको एक मैसेज जो आप प्रिंट कराना चाहते हो वो मैसेज इसके ऊपर आप डिफाइन करें। फिलहाल हम लोग इसको भी ऐसा रखते हैं, चेक करके देखते हैं क्या रो का जो एरर हम लोग यहाँ देख रहे थे
वो फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा एरर किस चीज़ का, नंबर सेल्स का। ठीक है, क्योंकि नंबर सेल्स हमारा इस वाली फाइल के अंदर नहीं है, इसलिए हमारा नंबर सेल्स का एरर हमें दिखाई दे रहा है। हमने क्या लिखा, नंबर सेल्स। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर लिया। अब ज़रा इसको यहाँ पर रन कराओ और इसको अनकमेंट करो और यहाँ पर लगा दो एको। अच्छा, डायरेक्ट बी आर भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि अब हम लोग HTML के अंदर दो अलग अलग टैग के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ जाइए, रिफ्रेश करेंगे, टेबल हैज़ 3 रोज। ब्लैंक की बीच में स्लाइड, कि हमने इसको सेट नहीं किया। इसको आप सेट करा दोगे तो ये वाला प्रॉब्लम हमारा फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ जाएंगे ऊपर, हमने यहाँ पर सीधे डिफाइन किया नंबर ऑफ सेल्स इज़ 3। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जाके इसको डिफाइन कर देंगे, रो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइटल माय रो टाइटल, इस तरह से। अब चेक करके देखते हैं क्या दोनों चीज़ अपने को रिटर्न आ रही हैं कि नहीं इसके अंदर। यस, तो काम कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आज का अपना हो गया कोटा पूरा।